हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं रिवीजन लेकर आ रहा हूँ इनकम टैक्स की एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये माइंड मैप देखा है, ये तो हम कर चुके हैं और इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब इसी के वे में जो ये मैंने चैप्टर्स इसमें डाले हैं या इसके चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं, जो आपके पीछे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू हम पार्ट में आज हम रिवीजन करेंगे। तो पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको मैं पार्ट्स और भी देता रहूँगा, हर चैप्टर के पार्ट्स आपको मिलेंगे और उसकी रिवीजन कैसे करनी है वो मेरे थ्रू आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर बेसिक्स आते हैं, तो बेसिक से करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, आज हम जो पार्ट करेंगे उसमें आपको कवर कर दूंगा मैं इनकम टैक्स क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं साथ में, और अगर कोई प्रैक्टिकल वे भी हुआ तो उसे भी आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आपके सामने है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में क्या आता है। द टाइप ऑफ टैक्स दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, ये तो मीनिंग हो गया, ठीक है, सीधा साधा मीनिंग हो गया। अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो आती हैं वो इसमें आपका क्या माना जाएगा, स्कोप माना जाएगा। यानी जो भी चीज़ें आपने स्कोप के अंदर लिखनी है वो सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर एक असेसी ऐसी टर्म है, जो कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज टैक्सेबल, यानी जो पर्सन ये टैक्स पे करता है या सम ऑफ मनी इस टैक्स के इस एक्ट के अंदर देता है, उसे हम क्या कह देंगे, असेसी। मीनिंग क्लियर हो गया। इसमें पर्सन्स किन किन को माना गया है ये डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। यानी पर्सन्स किन किन को मानते हैं इनकम टैक्स, दैट इज इंडिविजुअल भी पर्सन है, एचयूएफ भी पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, फर्म भी, और एनी अदर पर्सन। दोस्तों, इनकी डिटेल को इतना ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, और आगे ये जो मेन चीज़ें आ रही हैं एफ वाई, पी वाई, ए वाई, और ये जो केसेस हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कैसे आपने इन सबको माइंड में रखना है। तो अब हम देखते हैं अपने नोट्स। तो ये रहा अब आपके सामने दोस्तों एफ वाई, पी वाई और ए वाई। तो यहीं पे एक क्वेश्चन मार्क लगा लो। यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा कि ड्यूल रोल ऑफ एफ वाई कैसे है। यानी ये जो एफ वाई है इसका ना एक यहाँ पे ड्यूल रोल होता है, यानी डबल रोल होता है। तो वो डबल रोल कैसे है वो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो पढ़ते हैं कि एफ वाई मीन्स 1 अप्रैल से एंडिंग 31 मार्च तक, वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर। पी वाई सेक्शन 3 के अंदर कहते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम को अर्न किया गया हो वो होता है प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर उसे कहा जाता है जो फाइनेंशियल ईयर में आप उस इनकम को टैक्सेबल करते हो। तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे, एफ वाई और एफ वाई यानी दो तरह का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, और फाइनेंशियल ईयर विल बी अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर, प्लेज अ ड्यूल रोल इन बोथ। यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एज अ डबल रोल इनकम टैक्स के अंदर अपनाता है। और ये डबल रोल किसके कारण है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको ये वाला, तो कर लेना, आपको ये बताना पड़ेगा क्यों आता है। क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन हो गया कि ड्यूल रोल ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख भी दिया था आपको कि ईच एफ वाई इज बोथ पी वाई एज वेल एज ए वाई। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अब आपको। अब इसके बाद मेन चीज़ जो आती है वो है केसेस वेयर द इनकम ऑन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड। मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे इनकम जो प्रीवियस ईयर की है वो असेस की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये नाम नहीं याद रहते तो आपने क्या याद रखना है, एस पी टी पी डी, यानी एस पी, पहले एस पी याद रख लेना है, फिर टी पी, और लास्ट में आता है डी, यानी एस पी टी पी डी। तो एस पी क्या है, यानी एस मीन्स शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब ये शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट मीन्स एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप इधर उधर जाते रहते हो, यानी आपको कहीं पे एज अ एन आर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। तो उस केस में आपकी इनकम कहीं पे एक जगह स्टेबल नहीं रहती। तो जब जब भी आप बाहर जाने वाले हो किसी कंट्री को छोड़कर, तो उस केस में आपकी इनकम के ऊपर उसी साल में टैक्स लग जाएगा। यानी ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपको सेम ईयर में देना पड़ेगा टैक्स, तो ये सबसे पहला केस है कि शिपिंग बिजनेस जो एनआर का है उस केस में आपको मैक्सिमम जितनी अमाउंट उनको सेटिस्फाई कर रही है उतनी अमाउंट आपने पे करनी है, जैसे कि 7.5% ऑफ फ्रेट।
क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं पी यानी पर्सन लिविंग इंडिया। तो ये पर्सन लिविंग इंडिया मीन्स पी मतलब यानी ऐसा पर्सन जो लीव कर रहा है इंडिया को और उसके ऊपर आपको कुछ डाउट है कि हाँ जी वो वापस आएगा कि नहीं, यानी इनकम फ्रॉम एक्सपायरी लास्ट पी वाई अप टू प्रॉफिटेबल डेट इज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल। यानी जब वो जाएगा छोड़कर उस समय उसके इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अब आते हैं टी। टी यानी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कई बार आप अपने टैक्स से बचने के लिए कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो। यानी अगर आपकी बात करूं तो आपने अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया है, मतलब टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है, उस केस में अगर कहीं पे पता चल जाता है इनकम टैक्स वालों को तो वो उसी समय क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। क्लियर होगा ये भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे AOP और BOI ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। दोस्तों मैंने यहाँ पे कहा था P, तो SPTP। अब यहाँ पे T फॉर ट्रांसफ़र हो गया, P फॉर पर्टिकुलर इवेंट। यहाँ पे अगर आप TA भी लेना चाहते हो तो आप अपनी एब्रिविएशन को चेंज करके क्या लिख सकते हो, SPTAD। यहाँ तक ये भी कर सकते हो, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसके साथ करना है या मेरे साथ, यानी SPTPD। तो P से आपका पर्टिकुलर इवेंट याद आ जाएगा और पर्टिकुलर इवेंट से ऑटोमेटिकली ये चीज़ याद रहेगी ही रहेगी, आप करके देख लेना। तो पर्टिकुलर इवेंट किस में बनाना है, AOP और BOI ने। तो अगर ऐसा केस आया है उस केस में भी आपने क्या करना है, टैक्स उसी साल यानी उसी समय आपने ले लेना है। जैसे कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ये पता लगे कि BOI इज लाइकली टू बी डिसॉल्व इन सेम ईयर इन अ नेक्स्ट ईयर, ही विल बी असेस इनकम अप टू द डेट ऑफ डेसोल्यूशन दैट द रेलेवेंट PY इटसेल्फ। यानी अगर उसे लगता है कि AOP और BOI जल्दी ही डिसॉल्व होने वाले हैं या जल्दी ही अगले साल तक जाने वाले हैं, मतलब ख़त्म होने वाले हैं, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसी समय उनकी इनकम जितनी बनी होती है उतनी वो ले लेता है, यानी उसके ऊपर वो टैक्स आपका डिडक्ट कर लेता है। तो ये भी केस उसी समय का आ गया। अब आते हैं D यानी डिस्काउंटेड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूड बिजनेस क्या कहता है कि इनकम फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट PY अप टू द डेट ऑफ सच डिस्कंटिन्यूएंस में एट द डिस्कर्जन ऑफ असेसिंग ऑफिसर में बी चार्ज टू टैक्स इन दैट PY इटसेल्फ। ये लॉ की लैंग्वेज है इसलिए इसमें टफ थोड़ा सा लगेगा लेकिन लिखना पड़ेगा। ये 176 सेक्शन कहता है कि अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड है, यानी जब तक वो होने वाला है या जब लग रहा है उसी साल वो क्या करेंगे, फिर उसी इनकम जितनी भी बनेगी उतनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड है। अब अगर बात करते हैं नोट, तो नोट ये कहता है कि 176 सेक्शन क्या है, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है, असेसिंग ऑफिसर इसे जब मर्जी चाहे तब यूज़ कर सकता है, यानी नॉट टू अप्लाई इट एंड वेट टिल द एंड ऑफ PY। यानी असेसिंग ऑफिसर इसे चूज़ नहीं करता अप्लाई करने के लिए, जबकि वो टिल एंड तक उसमें वेट करता है, यानी इसमें वेट करता है लेकिन इसमें वेट कोई नहीं चलती, वो उसी समय टैक्स डिडक्ट कर लेता है। तो ये केसेस याद करने का तरीका पता लग गया। SPTPD यहाँ पे आपको लिखा है SPTPD, तो SPTPD या SPTAD आपके ऊपर है जितना आपने याद रखना है। तो इसलिए दोस्तों ये हो गया केसेस। अब हम बढ़ते हैं आगे। हेड्स ऑफ इनकम क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम ये जो भी चैप्टर्स आएंगे आगे वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। तो अगले पार्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे अब आपको ख़त्म कराने वाला हूँ। तो ग्रॉस टोटल इनकम भी आपको आगे डिडक्शन में चैप्टर आ जाएगा, तो वहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ एक छोटा सा टॉपिक है कि राउंड ऑफ कैसे करना है। जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये समझा दूंगा, वैसे बहुत ईजी है, आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन इनकम में क्या फ़र्क है, इतना सा ही फ़र्क है कि जो इनकम अगर डाइवर्टेड हो गई आपके हाथ से आने से पहले, यानी एक असेसी है उसके हाथ में इनकम आने से पहले ही उसने कहीं पर डाइवर्ट कर दी है, दैट इज़ नोन एज डाइवर्जन, और उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन के केस में ऐसा नहीं है। इसमें ये क्या होता है कि इसमें आपके हाथ में टैक्स मतलब इनकम आती है, उसके बाद आप कहीं पे भेजते हो उस इनकम को, तो वो इनकम टैक्सेबल भी है, वो इनकम आपकी टैक्स के साथ साथ आपकी ही मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स देना भी पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन मतलब पहले कर देना और इसका मतलब आपके हाथ में आने के बाद। तो जब आपके हाथ में आने के बाद आपने ट्रांसफ़र किया है तो उस केस में क्या होगा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इनकम और टैक्स लगेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया था पहला चैप्टर।
अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में आज हम पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कवर करेंगे और पार्ट 2 में आज हम एग्रीकल्चर इनकम के साथ उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो वेट करना उसका भी। तो पहले अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक ब्रीफ में अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी पहले कि पर्सन कौन कौन होते हैं। ये हो गया आपके सामने। अगर मैं आपको एक ही पेज के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँ या एक ही पेज के अंदर आपको समझना है तो उसमें आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो वो छोटा सा काम क्या है, आपको ये माइंड मैप देखना है। इसमें आपको सिर्फ इतने से वे में आपको बता दिया कि आपने क्या करके जाना है। अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप मेरे नोट्स की ओर देखो। नोट्स में आपको लेंथ दे दी गई है, आपको बताया गया है, लाइंस बता दी गई हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिर्फ अगर समझना है तो आपको ये समझना में बहुत ईजी कर देगा। जैसे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में और अदर्स के केस में ये रहा चार्ट। तो इस केस में अब आपको बारी क्या देखनी है कि इंडिविजुअल है जो, उस केस में बेसिक कंडीशंस होती हैं कि टोटल पीरियड 182 डेज होना चाहिए और जो टोटल पीरियड है वो 60 डेज इन रेलेवेंट पीवाई और एटलीस्ट 365 डेज इन 4 पीवाई, यानी एक साल में 182 दिन। और या फिर दूसरी कंडीशन, एक साल के अंदर अंदर 60 डेज और पिछले 4 सालों का मिलाकर 365 डेज सम अप होना चाहिए। और अगर उसने रेजिडेंट बनना है तो रेजिडेंट बनने के लिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी बी के ये दोनों पार्ट या फिर ए कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। और एडिशनल कंडीशन क्या कहते हैं कि 730 डेज इन 7 पीवाई, लास्ट 7 पीवाईज में आपने 730 डेज पूरे करने हैं और आप पिछले 10 प्रीवियस ईयर से 2 बार रेजिडेंट बन चुके हो। अगर आप 2 बार रेजिडेंट बन चुके हो तो आप परमानेंट रेजिडेंट मानो जाओगे, नहीं तो नहीं। अब दोस्तों अगर आपने इस चीज़ को और क्लैरिटी से समझना है तो आपको जस्ट क्या करना है, ये देख सकते हो आप नोट्स। दोस्तों आपको यहाँ पे नोट्स दे दिए गए हैं, डिटर्मिनेशन आपने कैसे करनी है यहाँ पे आपको बता दिया गया। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सारे नोट्स आपको क्लियरली से है। अगर आपने फिर भी ज़्यादा क्लैरिटी लेनी है तो मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं इनकी, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नहीं पे मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि आपने याद कैसे करना है। आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका है अगर आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने बेसिक और एडिशनल में कंफ्यूज नहीं होना तो आपको याद क्या रखना है। बेसिक में सबसे पहले 182 डेज का मतलब होता है मिड ऑफ द ईयर, मतलब आपने क्या याद रखना है, साल का हाफ। साल का हाफ हो गया, उसके बाद 60 डेज हो गए, फिर साल हो गया, फिर उसके बाद आपका 730 डेज। यानी आपने क्या रखना है याद, मिड 1 ईयर और मिड 2 मंथ 365 डेज और 730 डेज। आपने पहले मतलब मिड से स्टार्ट करना है, फिर आपने 2 मंथ लेने हैं और साथ में आपका आता है पूरा साल। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो अगर आप चाहो। यानी सबसे पहले मिड से स्टार्ट करके फिर 2 महीने आते हैं और 2 महीनों के साथ आपका 1 साल जुड़ जाता है। 1 साल जुड़ने के साथ आपके 730 डेज पूरे होते हैं और 730 डेज में आप 2 बार रेजिडेंट बन जाते हो। देखो जैसे मैंने बोला है आप ऐसे कर सकते हो कि मिड के साथ 1-2 महीने आ जाते हैं, 2 महीनों से 1 साल होता है, 1 साल से 730 डेज होते हैं, 730 डेज से आपके 2 बार रेजिडेंट पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपने समझना है तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं एचयूएफ की। तो दोस्तों एचयूएफ में आपने सिंपल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडियन का है तो रेजिडेंट माना जाएगा, अगर फॉरेन का है तो नॉन रेजिडेंट। कर्ता भी आपका सेम है, अगर आपका कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी मानी जाएगी, अगर नॉन है तो नॉन ऑर्डिनरी मानी जाएगी। एओपी और बीओआई में फ़र्क इतना ही है, वो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में होगा। अगर एओपी और बीओआई इंडियन है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो रेजिडेंट होंगे, फॉरेन है तो नॉन रेजिडेंट। कंपनी में अब आपने डिटेल समझनी है तो रेजिडेंट तब माने जाओगे अगर आपकी कंपनी इंडियन है और अगर आपकी कंपनी का पॉइम मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हों कंपनी के, वो प्लेस जहाँ पे भी है उस प्लेस के अनुसार आपकी कंपनी को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट घोषित किया जा सकता है। तो याद कैसे करना है, आपने सिंपल इंडिविजुअल में आपको बता दिया, मिड से हो गया 2 मंथ से 1 साल, 1 साल में 730 डेज और 730 डेज में 2 बार रेजिडेंट आप बन चुके हो। अब उसके बाद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2 बार आना है और इसके बाद कंपनी में याद रखना है पॉइंट, दैट इज कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हों। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, आपका स्कोप, यानी अगर आपने ट्रीटमेंट करनी है तो ट्रीटमेंट में आपको इतना ही देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ और अदर्स में क्या है,
इंडिविजुअल एचयूएफ में से पहले इंडियन इनकम में आपको देखना पड़ेगा कि चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सारा का सारा यहाँ पे देखिए वेदर अदर वेदर इंडिविजुअल इंडियन इनकम सब में टैक्सेबल है। लेकिन फॉरेन इनकम में कुछ ऐसा केस आएगा जहाँ पे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आपको दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। दो कंडीशंस हैं कि बिजनेस इनकम जहाँ से आ रही हो वो बिजनेस इंडिया में सेटअप हो या फिर वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा, यानी तभी वो टैक्सेबल होगा। एनओआर के केस में नहीं तो नहीं, और एनआर हमेशा नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो क्लियर हुआ ये भी। अगर और क्लैरिटी समझनी है तो ये देख सकते हो। अब यहाँ पे अब आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये आपको एक चार्ट देखेगा यहाँ पे, ये लीजिए। ये जो चार्ट्स है मेरे नोट के अंदर, ये आपने ज़रूर एग्ज़ाम्स के अंदर बना के आना है। क्या कब क्यों टैक्सेबल होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो इसके साथ साथ आपने और चीज़ें ज़्यादा फोकस नहीं करनी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो आज के लिए जो टॉपिक था इनकम टैक्स का बेसिक पार्ट 1 और रेजिडेंशियल का, उसमें आपको जो मेन चीज़ें आनी हैं वो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्शन 9 तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो मैंने यहाँ पे अब आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताया है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको, और इसके साथ साथ आपको बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी आपने क्या करना है, इंडिविजुअल का लेना है या फिर एचयूएफ का लेना है, सारा पढ़ना है। यानी इस केस में आपको दो क्वेश्चंस निकलते हैं, दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं कि पहला हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और एज वेल एज एचयूएफ, और उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है एक्सप्लेन द टोटल स्कोप ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स। तो आपको दो क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपने जो पहले पढ़ा है वो आज हम बात करते हैं। तो इसमें आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स। और दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है व्हाट आर द केसेस वेयर इनकम ऑन प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन पीवाई इटसेल्फ, कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इनकम प्रीवियस ईयर में खुद पीवाई में आपकी क्या होती हैं, दैट इज़ टैक्सेबल हो जाती हैं। तो उस केस में आपने याद क्या करना है, एसपीटीपीडी। तो उस केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो 4 क्वेश्चन आपके डन हो गए। पार्ट 1 आपका डन हो गया। सेक्शन आपका ए जो जितना भी था यहाँ पे थोड़ा सा रेजिडेंशियल स्टेटस और बेसिक वो आपको करा दिया गया है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम और उसकी टैक्सेबिलिटी की। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं भी प्रॉब्लम है तो नीचे दे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।